हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर अभी सिंक्रोनस जनरेटर समझ रहे हैं, जिसे ऑल्टरनेटर भी कहा जाता है। और सिंक्रोनस जनरेटर जो होता है वो मोस्टली पावर सिस्टम में इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में यूटिलाइज होता है। तो पावर सिस्टम का कनेक्शन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ इस जनरेटर की वजह से बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो पावर सिस्टम के होंगे उनके आंसर्स मैं अपने सिंक्रोनस जनरेटर या सिंक्रोनस मोटर की सीरीज में ही बता दूंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। कई बच्चे मुझे पावर सिस्टम पढ़ाने को बोल रहे हैं, बेटा पर पहले मैं सिंक्रोनस मशीन्स कंप्लीट कर लूं फिर मैं पावर सिस्टम पर जंप करूंगी। मुझे इलेक्ट्रिकल के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं और उसके लिए मुझे वक्त लगेगा। हाँ, कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के आरआरबी, जेई, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्विंग में करवाऊं। उसी के तहत आज मैंने एक प्रॉब्लम लिया है सिंक्रोनस स्पीड से रिलेटेड। अभी जैसा मैंने बताया कि सिंक्रोनस जनरेटर जो है वो पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल की कड़ी है, एक कनेक्शन है, ये आप कह सकते हैं। पावर सिस्टम का पूरा लोड एक सिंक्रोनस जनरेटर पर तो नहीं हो सकता। पूरा लोड या पावर एक सिंक्रोनस जनरेटर तो सप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए बहुत सारे मल्टीपल सिंक्रोनस जनरेटर्स या ऑल्टरनेटर्स पैरेलल में जनरेटिंग स्टेशन पर काम करते हैं। और जितना भी लोड होता है, जिस भी पर्टिकुलर लोड को सप्लाई करना रहता है, उस लोड को डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में सारे सिंक्रोनस जनरेटर या ऑल्टरनेटर्स जो पैरेलल में वर्क कर रहे होते हैं, फंक्शन कर रहे होते हैं, वो बियर करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में उस लोड को। नेचुरली कुछ कंडीशंस है उनके पैरेलल ऑपरेशन की, तो ऑब्वियस एक कंडीशन है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होना चाहिए सारे सिंक्रोनस जनरेटर से डेवलप्ड या इंड्यूस्ड ईएमएफ की। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट क्यों होती है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी, क्यों कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का पावर सप्लाई होना चाहिए। और सारे सिंक्रोनस जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज भी कोशिश करते हैं कि सिमिलर रहे, ताकि उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स, अगर सेम टर्मिनल ईएमएफ नहीं होंगे आर्मेचर वाइंडिंग की, सारे सिंक्रोनस जनरेटर्स जो पैरेलल में ऑपरेट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वहां पे सर्कुलेटरी करंट या लॉसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती है। वो सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं बेटा। पर फिलहाल मैं पैरेलली ऑपरेटेड सिंक्रोनस जनरेटर या ऑल्टरनेटर से रिलेटेड बता रही हूँ कि उनके टर्मिनल आर्मेचर वोल्टेजेस आपको सेम चाहिए, इक्वल चाहिए, सेम फेज में चाहिए, और साथ में जो फ्रीक्वेंसी होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वो भी सेम चाहिए। पर हाँ, अदर देन दिस जनरेटिंग स्टेशन पर अगर सिंक्रोनस जनरेटर्स को हम ना यूज करें या करते हैं तो दूसरी जगह भी इसके एप्लीकेशंस है। इंडस्ट्रीज में भी सिंक्रोनस जनरेटर्स के साइज में छोटे होते हैं, उसकी कैपेसिटी कम होती है, ऐसे सिंक्रोनस जनरेटर्स को हम इंडस्ट्रीज में भी यूटिलाइज करते हैं कांस्टेंट स्पीड ड्राइव को चलाने के लिए। तो उसी से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड ही मैंने एक कॉमन सा प्रॉब्लम लिया है जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है बेटा। तो वो एक क्वेश्चन है, जब हम सिंक्रोनस जनरेटर्स को मैकेनिकली कपल कर देते हैं। मैकेनिकली कपल करना मतलब क्या होगा कि उनकी सबकी स्पीड्स कैसी रहेगी, सेम, सब कॉमन स्पीड पे काम कर रहे होंगे, सेम टरबाइन से उनके रोटर को रोटेट किया जा रहा होगा। और यहीं पर मैं कहूंगी इलेक्ट्रिकल कपलिंग किसको कहते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पावर सिस्टम का बताया कि इलेक्ट्रिकल कपलिंग मीन सारे ऑल्टरनेटर्स या सिंक्रोनस जनरेटर पैरेलल में ऑपरेट कर रहे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी का ईएमएफ इंड्यूस कर रहे हैं और सेम मैग्नीट्यूड का ईएमएफ इंड्यूस कर रहे हैं। तो ये सब इलेक्ट्रिकली कपल्ड है, जो अलग अलग टरबाइन से रोटेटेड भी हो सकते हैं, सेम टरबाइन से भी रोटेटेड हो सकते हैं, पर बता रही हूँ वो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल कपलिंग है। और यहाँ पर मैकेनिकल कपलिंग से रिलेटेड एक प्रॉब्लम ले रही हूँ। मैकेनिकल कपलिंग का मतलब ये है कि दोनों जनरेटर सेम टरबाइन से रोटेटेड है और दोनों सेम स्पीड पर चल रहे हैं। ईएमएफ यहाँ पर मैं मान के चल रही हूँ कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी का इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि आउटपुट ऑफ दोज टू सिंक्रोनस जनरेटर्स हम किसी और पर्पज से, अलग अलग दो पर्पजेस से उसके आउटपुट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अलग अलग टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए हम उन जनरेटर्स के आउटपुट को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ऐसा ही मैकेनिकल कपलिंग का मैं प्रॉब्लम ले रही हूँ। टू ऑल्टरनेटर्स आर कपल्ड मैकेनिकली एंड सप्लाई पावर एट 50 हर्ट्ज एंड 40 हर्ट्ज टू टू डिफरेंट ऑपरेशंस इन एन इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री में दो सिंक्रोनस जनरेटर्स मैकेनिकली कपल्ड हैं और दो डिफरेंट ऑपरेशंस को वो सप्लाई कर रहे हैं। एक सप्लाई कर रहा है 50 हर्ट्ज के ईएमएफ को, दूसरा सप्लाई कर रहा है 40 हर्ट्ज के ईएमएफ को। इट इज नीडेड दैट दिस कॉम्बिनेशन मस्ट हैव मैक्सिमम स्पीड।
इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है कि उस पर्टिकुलर टास्क को अकम्प्लिश करते टाइम जरूरत है कि ये दोनों अपने मैक्सिमम स्पीड पर रोटेट हो जो पॉसिबल है। फाइंड द स्पीड ऑफ द कपल्ड सिस्टम। अब वो मैक्सिमम स्पीड या उनकी कॉमन स्पीड हमें पता करके देनी है। तो मैकेनिकल कपल्ड होने की वजह से दोनों की जो स्पीड होगी N1 इज इक्वल टू N2 होना चाहिए। N1 को अगर मैं 50 हर्ट्ज से रिलेटेड रहती हूँ तो 120 इंटू 50 अपॉन P1 नंबर ऑफ पोल्स दोनों में डिफरेंट रहेंगे, क्योंकि दोनों अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं तो दोनों के पोल्स भी कैसे होंगे, मैन्युफैक्चरिंग टाइम पर ही उनके दोनों के पोल्स अलग अलग नंबर्स के होंगे ही, तभी ये रेशो कांस्टेंट स्पीड डेवलप कर पा रहा है। तो 120 इंटू 50 अपॉन P1 फर्स्ट सिंक्रोनस जनरेटर के नंबर ऑफ पोल्स मैंने P1 बताया, और सेकंड सिंक्रोनस जनरेटर के 120 इंटू 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो 120 इंटू 40 अपॉन P2 नंबर ऑफ पोल्स ले रही हूँ। पर ये रेशो कैसा है, इक्वल है, क्योंकि दोनों जनरेटर्स मैकेनिकली कपल्ड है। इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो P1 अपॉन P2 मुझे मिलता है 50 अपॉन 40 मतलब 5 अपॉन 4, मतलब फर्स्ट सिंक्रोनस जनरेटर में नंबर ऑफ पोल्स कितने होने चाहिए 5, और सेकंड सिंक्रोनस जनरेटर के नंबर ऑफ पोल्स कितने होने चाहिए 4। बट ये पॉसिबल नहीं है बेटा, नंबर ऑफ पोल्स हमेशा इवन में ही रहते हैं, नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल होगा ही होगा उसका, मतलब 5 पोल्स तो हो नहीं सकते। मैं इसको 6 बना दूंगी तो रेशो बिगड़ जाएगा, फिर ये कुछ भी मैचअप नहीं हो पाएगा। इसका मतलब मैं इसको ट्वाइस कर दूं और इसको ट्वाइस कर दूं, मतलब मेरे P1 नंबर ऑफ पोल्स जो होंगे वो 10 होंगे और P2 नंबर ऑफ पोल्स मेरे 8 होंगे। ये कॉम्बिनेशन लेती हूँ तब भी रेशियो कितना रहेगा P1 अपॉन P2 का 5 अपॉन 4 ही रहेगा। सिमिलरली मैं 5 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 3 भी कर सकती हूँ, मतलब P2 नंबर ऑफ P1 नंबर ऑफ पोल्स मेरे 15 हो सकते हैं और P2 नंबर ऑफ पोल्स मेरे 12 हो सकते हैं, तब भी ये रेशियो, इनकी वजह से मुझे ये वाला रेशियो पॉसिबल होगा और स्पीड मुझे कॉमन मिलेगी। कितनी मुझे नहीं मालूम, पर हाँ जैसे ही हमने नंबर ऑफ पोल्स 10 8 के कॉम्बिनेशन की जगह 15 12 का कर दिया, मतलब स्पीड क्या हो जाएगी कम, और हमारी कंडीशन है हमें इस कपल्ड सिस्टम को मैक्सिमम स्पीड पर चलाना है, तो मैक्सिमम स्पीड आपको इसी कॉम्बिनेशन पर मिलेगी, आपको 15 और 12 वाले कॉम्बिनेशन पे नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैक्सिमम स्पीड के लिए P1 कितना होना चाहिए 10 और P2 कितना होना चाहिए 8, और उसी को अगर मैं फाइंड आउट करूं तो N1 इज इक्वल टू 120 इंटू 120 इंटू 50 अपॉन 10 ले लूंगी तब भी मुझे 600 आरपीएम मिलेगा, और 120 इंटू 40 अपॉन 8 ले लूंगी तब भी मुझे 600 आरपीएम मिलेगा। अगर मैं P1 इज इक्वल टू 15 पे जाती हूँ, P2 इज इक्वल टू 12 पे जाती हूँ तो मुझे और लेसर क्वांटिटी की स्पीड मिलेगी। देखिए कितनी आती है, तो 120 इंटू 50 हर्ट्ज अपॉन 15 करते हैं अगर हम, तो ये हो जाएगा 10 3 40 400 आरपीएम की स्पीड हमें मिलेगी, जो कि कम हो जाएगी, और ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है इस कपल्ड सिस्टम के लिए। इसलिए हमारे जनरेटर्स में कितने नंबर ऑफ पोल्स होने चाहिए, फर्स्ट जनरेटर में 10 और सेकेंड जनरेटर में कितने पोल्स होने चाहिए 8, मतलब इसमें 5 पेयर ऑफ पोल्स होने चाहिए और इसमें 4 पेयर ऑफ पोल्स होने चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आपको जनरली छोटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो प्लीज आप इस टाइप के और प्रॉब्लम्स सॉल्व करिएगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। मैं इसके जस्ट पीछे का कॉन्सेप्ट समझाना चाह रही थी कि एक होता है इलेक्ट्रिकल कपलिंग और एक होता है मैकेनिकल कपलिंग। इलेक्ट्रिकल कपलिंग मतलब पैरेलली सारे सिंक्रोनस जनरेटर या ऑल्टरनेटर्स को वर्क करवाया जाता है और सबके टर्मिनल वोल्टेज इक्वल और सबकी फ्रीक्वेंसी इक्वल रहती है। और इंडस्ट्री में हम मैकेनिकल कपलिंग करके भी जनरेटर्स को यूज करते हैं। टरबाइन एक होता है, उससे नंबर ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर्स को कनेक्ट करके सबको सेम स्पीड पे रोटेट करा सकते हैं और सारे जनरेटर्स के आउटपुट पावर को हम अलग अलग पर्पज से यूटिलाइज कर सकते हैं। वही यहाँ पर मैंने समझाया आपको। हाँ, मैकेनिकली कपल्ड होने की वजह से सबकी स्पीड कैसी रहेगी सेम, हाँ, पर नंबर ऑफ पोल्स अगर डिजाइनिंग बेस पे उन सबके नंबर ऑफ पोल्स डिफरेंट है तो सबके आउटपुट पे आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का ईएमएफ मिलेगा। तो ऐसे इजी क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको बताया, तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज आप मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेस को क्लियर करने की कोशिश करिए। थैंक यू।